जी नमस्कार। तो ड्यू टू सडन अनअवॉइडेबल रीजंस वी हैव टू कंटिन्यू विद द वीडियो, सो नेवर माइंड, हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। और अच्छा ही हुआ कि अपनी बात जो है थोड़ी बड़ी हुई जा रही थी, तो छोटे छोटे दो वीडियोस में आपके सामने आ जाएगी। हम आँख की संरचना के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारी आँख जो है वो ऐसे गोल बॉल की तरह है जिसमें तमाम लेयर्स हैं। सबसे बाहर लेयर में कॉर्निया और स्केलरा, उसके जो सेकंड लेयर है उसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि कोरोइड ज़्यादातर एरिया कवर कर रही है, और जो सामने वाला जो एरिया है उसमें लेंस जो है टंगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ ओव्यूल्स, जो कि हमारी सिलरी बॉडी से निकल के उसको पकड़ के रखते हैं। यहाँ तक हम बात कर चुके थे और हमने ये कहा था आपसे कि किस तरह से कॉर्निया और लेंस के बीच में जो खाली जगह है उसमें हमारा एक्वस ह्यूमस नाम का द्रव भरा हुआ है। इसकी बारी इस एक्वस की बात भी करेंगे। एक्वस की मात्रा जो है कम ज़्यादा होती रहती है, और इस क्या वजह है इसकी? एक्वस एक्चुअली सिलरी बॉडी में बनता है और वो से बाहर निकलता रहता है, उस चैम्बर में आता रहता है, और आउटलेट आँख से बाहर भी निकलता रहता है। प्रेशर मेंटेन करने में इसका बहुत ही अहम रोल है। तो इसकी बात भी अभी करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों की बड़ी बल्जिंग आइज़, बाहर निकली हुई आंखें होती हैं, तो उनकी आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है इस वजह से, क्योंकि वो जो एक्वस है वो बनता तो रहता है लेकिन निकलने वाले अगर रास्ते बंद हो जाते हैं तो आँख का प्रेशर कई बार बढ़ जाता है। तो ये ग्लूकोमा वगैरह का, ग्लूकोमा का ख़ास तौर से कारण बनता है बाद में। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल में संरचना पर हम फिर से वापस आ जाते हैं। तो हमारी जो दो लेयर हो गई, तीसरी लेयर आँख के पूरे लगभग एरिया को कवर करके रखती है, और वो है रेटिना। और रेटिना के सेंटर मोस्ट जो पार्ट है जहाँ पर इमेजेस बनती हैं उसको हम लोग मैक्यूला कहते हैं। इस मैक्यूला पर ज़्यादातर कोन्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कोन्स वे संरचनाएं हैं, सेल्स हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स को देखने के लिए ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि बाकी का जो रिमेनिंग ऑफ द रेटिना है वो पूरी आई में आप समझो ऐसे फैला हुआ है। उसमें रॉड्स फैले हुए होते हैं। रॉड्स संख्या में कम होते हैं इन कंपैरिजन टू कोन्स, लेकिन रॉड्स जो हैं वे कम रोशनी में व्यक्ति को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं। सो रॉड्स एंड कॉन्स से मिलकर आप समझो कि बनी हुई है रेटिना, और वो उसका आँख का पर्दा हम उससे कहते हैं। और ऐसा है कि फिर वो एक एक रॉड्स एंड कॉन्स से लेकर पीछे एक नर्व निकली हुई है जो मैसेज को लेके जाती है टू द ब्रेन। और ये नर्व्स जो हैं, चूँकि मैंने कहा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ बहुत सी संख्या में है, सभी रॉड्स एंड कॉन्स से संबंधित एक नर्व पीछे गई है। पीछे आप समझो ऐसे बालों के गुच्छे की तरह, वो ऐसे जैसे लड़कियों की छोटी होती है उस तरह से इकट्ठी होके वे एक ऑप्टिक नर्व बन जाती है। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो पीछे निकलती है। ये ऑप्टिक नर्व, जैसे आंखें हमारी दो हैं तो दोनों ही आंखों से ऑप्टिक नर्व निकलेगी। और शायद मैंने फ्यूज़न वाले दिन आपको ये बात बताई थी कि वो जो मैसेज जाएंगे ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में, वे ब्रेन में पहुंचने के पहले एक्चुअली क्रॉस ओवर करते हैं और फिर कहीं जाके एक इमेज बनती है। तो ये संरचना हुई। इसके बाद में आप देखें हैं कि जो वो पूरा जो गोल है और जो रेटिना के सामने का जो चैम्बर खाली पड़ा हुआ है, आप समझो कि लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में काफ़ी एरिया है खाली पड़ा हुआ है, उसमें फिर से एक बार लिक्विड भरा हुआ है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर की क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है। एक्वस की क्वांटिटी कम ज़्यादा होती रहती है। और आपको मालूम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्वस की क्वांटिटी बढ़ जाने पे, और बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि सिलेरी बॉडी में लगातार प्रोड्यूस होती रहती है और वो उस चैम्बर में आती रहती है। और अगर वो जो बाहर निकलने का जो काम है, आउटलेट्स जो हैं, अगर वो कहीं से चोक हो गए तो वो आप समझो कि ग्लूकोमा ऐसा होता है कि वो आई का प्रेशर बढ़ जाता है और आँख ऐसी बाहर से कई बार निकली हुई प्रतीत होती है बच्चों में। तो ये आँख की संरचना है। अब आप देखेंगे कि इतनी बारीकी इस छोटे से गोले में, इतनी बारीकियां हैं, है ना। ये सब संरचनाएं, इन सब संरचनाओं की अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत आवश्यक है। अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी तो कोई ना कोई बीमारी आप देखेंगे, ठीक है ना। जैसे आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कॉर्निया से लीजिए, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं है तो
ओपेसिटी आ जाती है, आप समझो कि कॉर्निया ओपेक हो जाती है ना। कई बार चोट आदि लगने पे घाव आ जाते हैं, कॉर्नियल अल्सर, तो ये सब बीमारियों के नाम हैं, है ना। कॉर्निया के लेवल पे ही बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर मैंने कहा कि यदि एक्वस निकलना बंद हो जाए तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्लूकोमा, है ना। यदि आपका लेंस यदि मान लीजिए वो जो ट्रांसपेरेंट की जगह ओपेक हो जाए, है ना, वो जो प्रोटीन का बना हुआ है, तो कैटरेक्ट, है ना, आपने देखा होगा आँखों में कैटरेक्ट हो जाता है, तो उसका इलाज करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी जो हमारी जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं उस आँख के भी अंदर, उसमें से ही संबंधित बीमारियां भी निकल आती हैं। अभी रेटिना, कई बार रेटिना को जहाँ रहना चाहिए वहाँ से वो अलग कट जाता है, तो रेटिनल डिटैचमेंट, है ना। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, है ना, ये जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह होती है, या कि ये जो है हेरिडिटी बीमारी है कई बार रेटिना से रिलेटेड, है ना, उसमें क्या होता है कि आपको शाम के समय थोड़ा दिखना कम हो जाता है। तो बहुत सी बीमारियां, ये जो हमने आपको बताया कि ऐसी इसकी संरचना है और ऐसी इसकी फंक्शनिंग है ना। लाइट रेज फिर आएंगी तो कॉर्निया पे पड़ेंगी, फिर लेंस में आएंगी, फिर वो रिफ्रैक्ट होके फिर वो जो है जाके रेटिना पर इमेज बनेगी। कहीं भी अगर बीच में कोई बाधा है, या जो मैसेज कन्वे हो रहा है ऑप्टिक नर्व, मान लीजिए ऑप्टिक नर्व में आप समझो कि ब्लड सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, नसें कभी कभी सूख जाती है ना, तो मैसेज नहीं जाएगा। तो आप समझो कि आप देखोगे तो लेकिन क्या देखा, वो मैसेज कन्वे नहीं होगा। सो बहुत ही जटिल संरचना है और जटिल प्रक्रिया है। थोड़ी सी भी, जरा सी भी ऊपर नीचे होने में चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और इन रिज़ल्ट विजुअल इम्पेयरमेंट हमको आपको दिखाई देता है। तो मुझे लगता था ये आँख की संरचना हमारे आपको समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम, आप देखेंगे जब बीमारियों पर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने एक एक बीमारियों के आपको नाम गिनाए, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, है ना। तो वे आप देखोगे किस तरह से दृष्टि बाधा किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। तो ये बातें हम और आप चर्चा में जारी रखेंगे। यदि आपको ये बात अच्छी लग रही है तो आप हमारा सहयोग करते रहिए, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। नमस्कार।